हेलो फ्रेंड्स, टू सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जी इसके एक नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और जो हमारा सेशन चल रहा है मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, उसमें हम लोगों ने कल खिलजी वंश को समाप्त कर दिया था और तुगलक वंश स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा हमने कल आपको तुगलक वंश के बारे में जानकारी दी थी। आज हम उसको पूरा डिटेल वाइज पढ़ेंगे शुरू से। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था मध्यकालीन भारत में अरबों का आक्रमण, फिर तुर्कों का आक्रमण, फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, अब हमारा तुगलक वंश चल रहा है। तो ऐसे करके हम लोग गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी को पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने खिलजी वंश पढ़ लिया था। खिलजी वंश के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें कि खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था। जलाल इसका नाम था, जिसने जलाली वंश की स्थापना की थी। और उसने गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद को मारकर ये वंश चलाया था। एक्चुअली खिलजी वंश एक वंश के रूप में कम और एक क्रांति के रूप में ज्यादा जाना जाता था, क्योंकि जो भी खिलजी वंश के से संबंधित शासक थे वो एक आक्रांता के रूप में आए थे और थोड़े ही दिन शासन करने के बाद वो खत्म हो गए थे। 1290 से लगाकर 1320 तक इसका शासन काल चला था। उसमें भी मैक्सिमम पीरियड अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर ही खिलजी वंश को जाना जाता है। लेकिन एक्चुअली उसकी जो फाउंडर था, उसका संस्थापक था, वो जलालुद्दीन खिलजी था, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। जब जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत में की, उस समय अलाउद्दीन खिलजी अवध के में कड़ा का गवर्नर था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में जब विजय अभियान चलाया तो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर उन्होंने आक्रमण किया और उस जीत के बाद उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने की आशंका जताई। मिलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उनको मार दिया और दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलाल के सारे परिवार को मारकर खुद सुल्तान बन गया और अपनी चाचा की लड़की से उसने शादी कर ली। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे नियम कानून बनाए। सेना के लिए बहुत अच्छा काम किया। घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। घोड़ा दागने की प्रथा के बाद उसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, है ना। और अस्वस्थ सैनिकों को, ज्यादा जो मोटे सैनिक हो गए थे उनको रिटायर कर दिया। और उसके बाद बाजार नियंत्रण लगाया। उसके बाद जजिया, जकात, खम्स, खैरात, गढ़ी कर, चराई कर, जैसे ये बहुत सारे कर लगाए। गढ़ी कर जो था वो निवास गृह टैक्स था, है ना। चरी कर जो था, गढ़ी कर और चराई कर जो था वो दूध वाले जानवरों के लिए था। और खम्स जो था वो लूट के माल को खम्स कहते थे। लूट के माल को खम्स कहा जाता था। और उससे पहले अलाउद्दीन पहले के जो खम्स था वो 1/5 भाग सुल्तान लेता था और 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन इसके आने पर 4/5 भाग सुल्तान लेने लगा और 1/5 भाग सैनिकों को दिया जाने लगा। इसने बाजार नियंत्रण लागू किया और बाजार में नियम लगाया कि जो व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा, उससे जितनी चोरी करेगा उतना ही मांस उसके शरीर से निकाल लिया जाएगा। इससे जो व्यापारी थे वो बहुत डरे हुए थे और मतलब ये जो चोरी वगैरह थी उसने बंद कर दी। और उसने जो भूमि थी, अमीरों की जो भूमि थी उसको गरीबों में अमीरों की जो भूमि थी उसको अपने अंडर में करके गरीबों को दे दिया। इसने बटाई की व्यवस्था शुरू की। उसने 1/3 भाग कर लगाया और जो अमीरों की भूमि थी जो गरीबों को दिया था उससे इसने टैक्स लेना शुरू कर दिया। इसने भूमि के क्षेत्र में, मतलब जो भू क्षेत्र था उसको बहुत बढ़ा दिया। जो बंजर खेत मतलब भूमि थी उसको उपजाऊ बनाकर और उसको आदमियों को दे दिया और उससे टैक्स लेने लगा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। इससे पहले ये नीति बलबन ने भी अपनाई थी और ये नीति बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की मिलती है। इसने घोड़े के दागने की प्रथा शुरू की और फाइनली अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। जब मुबारक खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना तो वो बहुत ही अयोग्य शासक था। बर्नी के अनुसार मुबारक खिलजी कभी कभी बिना कपड़ों के ही आ जाता था दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण अभियान था वो बहुत ही सराहनीय था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार किया। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मलिक काफूर, जो ट्रांसजेंडर था, जिसको हम लोग हिजड़ा बोलते हैं। वो एक ट्रांसजेंडर था और उसने 1000 दिनार में ट्रांस अक्षियान से उसको खरीदा था। 1000 दिनार, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है।
1000 दिनारी मलिक काफूर को कहते हैं और ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और दक्षिण भारत के विजय अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के ऊपर विश्वास जताया और अपनी सेना का सेनापति बनाकर मलिक काफूर को दक्षिण में भेजा। दक्षिण में उस समय बहुत सारे छोटे बड़े साम्राज्य राज कर रहे थे। उसमें से एक साम्राज्य था पांड्य। पांड्य साम्राज्य ने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। वो कभी भी अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स नहीं देते थे। लेकिन उसके जो पड़ोसी थे, जैसे काकती वंश हो गया, होयसल वंश हो गया, यादव वंश हो गया, ये जो सारे वंश थे ये अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स देते थे। अलाउद्दीन खिलजी को नहीं बल्कि जलालुद्दीन खिलजी के समय से ही टैक्स देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। बट पांड्य शासक ऐसे थे जिन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया। मलिक काफूर गया तो मलिक काफूर की जैसे ही एंट्री हुई तो सबसे पहला भाई देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पहले ही सरेंडर कर चुके थे जलालुद्दीन खिलजी के समय। उनसे युद्ध नहीं हुआ। वार्तालाप के दौरान उन्होंने कुछ पैसे दिए, कुछ सोना चांदी दिया और आगे बढ़ा। मलिक काफूर आगे जाते जाते जिन जिन राजाओं से मिला वो या तो मलिक काफूर को उन्होंने भेंट दे दी या तो फिर वो सीधे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का एड्रेस लेकर और सीधे अलाउद्दीन खिलजी के पास गए और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सोना चांदी हीरा मोती वगैरह जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने उसको दे दिया। टैक्स लगा दिया भाई कि आपको इतना टैक्स देना है, मान गए। एक काकती वंश का शासक था राजेंद्र द्वितीय, जिसने अपनी मतलब लंबाई के बराबर, अपने वेट के बराबर सोने की मूर्ति अलाउद्दीन खिलजी को दी थी। वो रामचंद्र देव के साथ अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गया था। लेकिन एकमात्र रियासत, एकमात्र वंश ऐसा था जो अलाउद्दीन खिलजी को नहीं पसंद करता था, पांड्य। मलिक काफूर ने पांड्य शासकों को, मलिक काफूर का मेन टारगेट पांड्य शासक थे। पांड्य शासक को ढूंढकर इन्होंने साम्राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध दोनों सेनाओं के बीच में हुआ और काफी अच्छा युद्ध रहा। युद्ध का परिणाम यह रहा कि पांड्य राजाओं ने इनको मलिक काफूर को पैसा दे दिया, मतलब जो भी उन्होंने मांगा वो दे दिया, लेकिन सत्ता नहीं स्वीकार की। सत्ता फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं की। उसके बाद मलिक काफूर वहां से वापस आ गया। तो अभी भी एकमात्र ऐसी रियासत रही जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को स्वीकार नहीं किया। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसका जो लड़का था मुबारक खिलजी, वो गद्दी पर बैठा, है ना। और याद रखना मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय के दौरान ही कोहिनूर हीरा मिला था, ठीक है, जो वापस लेके वो आया था। उसके बाद मुबारक खिलजी दिल्ली गद्दी पर बैठा। मुबारक खिलजी को गाजी मलिक नाम के एक मंत्री ने या सेना के जवान ने उसको मारकर दिल्ली में खिलजी वंश को खत्म किया और वहां पे तुगलक वंश की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़गढ़, 1304 में सीरी के किला को जीता। सीरी के किला इसने बनवाया था मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने के लिए 1304 में। 1303 में रणथंभौर, सॉरी 1303 में इसने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ के राजा रावण रतन सिंह से इसने युद्ध किया, है ना, और पद्मावती के लिए उसने ये आक्रमण किया था। राघव चेतन ने रावण रतन सिंह के साथ धोखा किया था। इसके बाद चित्तौड़गढ़ अभियान 1301 में किया, सॉरी रणथंभौर अभियान इसने 1301 में किया, जहां रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया था 1301 में। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्यारोहण था, राज्याभिषेक अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था। और इसके जो चाचा जलालुद्दीन खिलजी थे उनका भी राज्यारोहण हुआ था कैकुवाद द्वारा बनाए गए किले खरी के महल में जलालुद्दीन का, और बलबन द्वारा बनाए गए लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण हुआ था। इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी का पहला जो आक्रमण था वो 1296 में हुआ था, ठीक है। 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी रहा था। 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रहा था। 1316 से लेकर 1320 तक मुबारक खिलजी ने शासन किया। अब 1320 से शुरू होता है तुगलक वंश। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश शुरू होता है। तुगलक वंश की नींव जो रखी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था। इसे गाजी मलिक कहा गया।
इसे गाजी मलिक कहा गया। क्या बोलते हैं इसको? गाजी मलिक कहा गया। गाजी मलिक की उपाधि लेकर ये दिल्ली गद्दी पर बैठा और गयासुद्दीन तुगलक कहलाया। पूछा जाता है एग्जाम में कि गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको बताना पड़ेगा भाई गाजी मलिक। 1320 में इसने स्थापना की थी। अब ये सुल्तान जो गयासुद्दीन तुगलक के सुल्तान था, ये मुबारक खिलजी के समय, मुबारक खिलजी के समय उत्तर पश्चिम प्रांत का गवर्नर था। जब मुबारक खिलजी, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था मुबारक खिलजी, उसके समय जो ये था गाजी मलिक, वो उत्तर पश्चिम प्रांत का गवर्नर था। ठीक है। किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए इसने बहुत सारे काम किए। इसने भूमि में वृद्धि की और किसानों की आय को बढ़ाया। भूमि में वृद्धि की, उपजाऊ भूमि में वृद्धि की, उपजाऊ भूमि में वृद्धि की और किसानों की आय बढ़ाई। उपजाऊ भूमि में वृद्धि की और किसानों की आय बढ़ाई। गयासुद्दीन तुगलक किसान प्रेमी था। ठीक है। इसने क्या किया? लगान निश्चित की। गयासुद्दीन तुगलक ने जो लगान थी, लगान को निश्चित कर दिया और 1/3 भाग राजस्व के रूप में लिया। राजस्व के रूप में लिया। इसने बटाई व्यवस्था को शुरू किया। बटाई व्यवस्था को शुरू किया। इसने क्या किया? बटाई व्यवस्था को शुरू किया। बटाई व्यवस्था को शुरू किया। डाक व्यवस्था शुरू हुई। सिंचाई के लिए नहर बनाई। डाक व्यवस्था शुरू की। सिंचाई के लिए नहर बनवाई। नहर का निर्माण कराया। सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया। डाक व्यवस्था शुरू की और सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, यार ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोला था दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। ये क्यों बोला था? ये इसलिए बोला था क्योंकि उस समय निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक में मन मुटाव हो गया था। निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक में मन मुटाव हो गया था। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने बोला था कि दिल्ली, उसने निजामुद्दीन औलिया ने बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। 1323 में इसने क्या किया? जो अलाउद्दीन खिलजी, देखो सबसे पहला दक्षिण अभियान चलाया था दिल्ली वंश के सुल्तानों ने, तो वो पहला था जलालुद्दीन। उसके बाद अलाउद्दीन ने उससे अच्छा दक्षिण अभियान चलाया। उसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां का दूसरा नाम ही मोहम्मद बिन तुगलक था, वो दक्षिण भारत भेजा। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखो यहां से किसने भी दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। दक्षिण भारत अभियान शुरू किया और दक्षिण भारत अभियान के लिए इसने भेजा किसको था? और उस अभियान के लिए इसने अपने पुत्र जूना खां, दक्षिण भारत अभियान के लिए जूना खां को भेजा। देखो जो गयासुद्दीन तुगलक था, गाजी मलिक, वो किसान प्रेमी था, है ना, बहुत ही उदारवादी शासक था। लेकिन इसका पुत्र जूना खां बहुत ही आक्रांता, खूंखार और रक्त पिपासु टाइप का विलक्षणी व्यक्ति था। बहुत ही ये मतलब अनर्गल चीजें बहुत करता था। ये बहुत ही मतलब कुछ अभी इसके बारे में आपको बताएंगे तो आप देखना कि किस टाइप का आदमी था। दक्षिण भारत में इसने जूना खां को भेजा।
जूना खां को क्यों भेजा था? क्योंकि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो एक शासक मतलब एक राज्य था पांड्य प्रदेश जो था वो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी को स्वीकार, मतलब उनको दिल्ली सल्तनत से चिढ़ थी, इसलिए वो दिल्ली सल्तनत को कोई भी राजस्व कर टैक्स कुछ भी नहीं देते थे। तो इसमें जूना खां को भेजा कि बेटा जाओ उनसे पूछ के आओ कि अब तुगलक वंश है, अब आपको क्या दिक्कत है, हमको टैक्स चाहिए। तो ये बाकी लोगों को आप नहीं छेड़ोगे भाई, बाकी लोग तो ठीक है, नॉर्मल है, दे रहे हैं अपना, है ना। जूना खां गया, जूना खां ने क्या किया, दक्षिण भारत में विनाश कर दिया पूरा। जाते जाते इसने मतलब मार काट शुरू कर दी, कोई बात नहीं, सब मतलब शांत ही रहता ही नहीं था। इससे सिर्फ तलवार वगैरह चलती थी, युद्ध होता था और कुछ नहीं करता था। इसने पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया। जूना खां को भेजा और पूरा दक्षिण भारत जीत लिया। तो देखो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वह दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसके समय दक्षिण भारत को पूरी दिल्ली में मिला लिया गया? ये एक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के समय में उसका पुत्र जूना खां, इसी का दूसरा नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, ने दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ला दिया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ला दिया। अब इसके बाद देखो, जब दिल्ली सल्तनत में आ गया तो गयासुद्दीन तुगलक के समय जो दक्षिण राज्य थे ना, उस समय वहां का शासक वारंगल था। दक्षिण का शासक वारंगल था, नाम याद रखना भाई, वारंगल था। अब इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान बंगाल का था। अंतिम अभियान बंगाल का था। बंगाल में बहुत सारी गड़बड़ी इसको देखने को मिली थी। जो टैक्स था, जो राजस्व था, जो कर व्यवस्था थी, वो बंगाल से जो आती थी वो डे बाई डे कम हो रही थी, है ना। और चूंकि बंगाल एक बहुत ही उपजाऊ और क्षेत्र है, बहुत ही नदियों का संगम है वहां पे, तो वहां से जो कर प्रणाली थी वो पहले ज्यादा आती थी, लेकिन कुछ अव्यवस्था हुई। उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम जो अभियान था, वो बंगाल के विरुद्ध था। अंतिम अभियान बंगाल के विरुद्ध था और बंगाल को में सब कुछ सही करके, जब ये वापस आ रहा था तो 1325 में तुगलकाबाद एक स्थान है, उसके पास अफगानपुर नामक गांव है। तुगलकाबाद के पास अफगानपुर गांव में 1325 में तुगलकाबाद के पास अफगानपुर गांव में लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हुई। और वो लकड़ी का महल बनवाया किसने था? जूना खां ने। उस लकड़ी के महल को जूना खां ने बनवाया था, जिसमें उसका पिता दबकर मर गया। ठीक है, राजमुंदरी के विलेख में जूना खां को दुनिया का खान कहा गया। जूना खां को दुनिया का खान कहा गया था। राजमुंदरी अभिलेख में जूना खां को दुनिया की खान कहा गया। जूना खां को दुनिया की खान कहा गया। राजमुंदरी विलेख में जूना खां को दुनिया की खान कहा गया। इसने गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? वंशानुगत होने के साथ साथ शिक्षा का होना भी जरूरी लगा दिया था। सुल्तान बनने के लिए या अमीरों के लिए वंशानुगत होने के साथ साथ शिक्षित होना भी उसने लागू कर दिया था। इससे इजारेदारी व्यवस्था का खात्मा हुआ था। इससे इजारेदारी व्यवस्था खत्म हुई थी। जब 1323 में जूना खां ने दक्षिण भारत में अटैक किया था तो वहां के शासक वारंगल और पाल शासक को उन्होंने हराया था। ठीक है, और तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रख दिया था। ये भी याद रखना, तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रख दिया था।
तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रखा था, सुल्तानपुर रख दिया था। ठीक है, तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रख दिया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होने के बाद उसका जो पुत्र था जूना खान, जूना खान 1325 के बाद 1325 ईस्वी में जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। ठीक है, जो 1325 में जूना खान जो था वो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक की मृत्यु के बाद, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। अब देखो ये एक विलक्षणी प्रकृति का व्यक्ति था, यह विलक्षणी था, किंतु यह विलक्षणी था किंतु अरबी फारसी का विद्वान था, अरबी फारसी का विद्वान था, अरबी फारसी का विद्वान था। इसे रक्त का प्यासा की इतिहासकारों ने इसे रक्त का प्यासा परोपकारी, रक्त का प्यासा परोपकारी कहा, रक्त का प्यासा परोपकारी कहा गया, रक्त का प्यासा परोपकारी कहा गया। यह विज्ञान, गणित, यह विज्ञान, गणित, खगोल का ज्ञाता था, यह विज्ञान, गणित, खगोल का ज्ञाता था, विज्ञान, गणित, खगोल का ज्ञाता था। यह विलक्षणी व्यक्ति का भी तो अरबी फारसी का विद्वान था। 1325 में यह शासक बना था। सॉरी, इसे रक्त का प्यासा परोपकारी कहा गया। इसके बाद इसने क्या करना शुरू किया था और इसके दरबार में कौन कौन आया था। अब हम आपको बता रहे हैं कि 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया, इब्न बतूता मोरक्को से आया 1333 में। इसने उसे दिल्ली का काजी बनाया, दिल्ली का काजी बनाया। क्या किया भाई? दिल्ली का काजी बनाया। देखो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहां का निवासी था? मोरक्को का। किस कॉन्टिनेंट का था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं इस समय भारत में, इस समय पूरे विश्व में कितने कॉन्टिनेंट है? पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? क्या आप लोगों को पता है? अगर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक, कितने महाद्वीप है पूरे विश्व में? अफ्रीकी महाद्वीप के देश मोरक्को से भारत आया था 1333 में। किसके समय में? तुगलक वंश के समय में। शासक कौन था? शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी बनाया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया 1333 में। इब्न बतूता ने क्या लिखा था? इब्न बतूता को जब काजी बनाया तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चाइना भेजा था। इसे चीन के शासक
इसे चीन के शासक तांगन तिमूर, इसे चीन के शासक तांगन तिमूर के दरबार में, तांगन तिमूर के दरबार में दरबार में भेजा। देखो ये तो अफ्रीका से आया था, अफ्रीका से भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। जैसे ही भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे इतना प्रोत्साहित कर दिया कि इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। जब ये दिल्ली का काजी नियुक्त किया तो बहुत खुश हो गया और मां खुशी गई है, मतलब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसके बाद इसको दूसरा प्रपोजल दे दिया कि भाई आप चीन जाओगे, चाइना जाओगे तुगलक वंश का प्रपोजल लेके, तुगलक वंश का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप चाइना जाओगे और तांगन तिमूर के दरबार में आपका स्वागत सत्कार किया जाएगा। अब भैया और खुश हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, रेहला नामक पुस्तक लिख डाली, रेहला नामक पुस्तक लिखी, रेहला नामक पुस्तक लिखी। जब रेहला नामक पुस्तक लिखी तो रेहला नामक पुस्तक में इसने किसका वर्णन किया, भाई किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। रेहला नामक पुस्तक लिखी, मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन किया, मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन किया। रेहला नामक पुस्तक में इसने मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन किया और रेहला के अनुसार उस समय तुगलक वंश, रेहला के अनुसार तुगलक वंश 23 प्रांतों में बटा था। रेहला के अनुसार जो इब्न बतूता ने लिखी थी, रेहला नामक पुस्तक लिखी थी, तुगलक वंश के बारे में जानकारी है, तो तुगलक वंश उस समय 23 प्रांतों में बटा था। ठीक है, 2 प्रांत याद रखना, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान और ऊपर यहां लिखेंगे बलूचिस्तान व कश्मीर दिल्ली सल्तनत में नहीं थे, दिल्ली सल्तनत में नहीं थे। तो देखो जब रेहला आई थी, रेहला में कितने प्रांत थे, तुगलक वंश में 23, याद रखना, ये बहुत अच्छे फैक्ट है। और ऐसे 2 प्रांत जो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में नहीं थे, पूरे दक्षिण भारत को ले गया सुदीन तुगलक के समय में जीता गया था। लेकिन बलूचिस्तान और कश्मीर 2 ऐसी रियासतें थी जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं आती थी। रेहला के अनुसार उस समय कितने प्रांत थे, 23। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज समझ में आई है ना कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, कब आया था, किसने दिल्ली काजी बनाया था। रेहला लिखी, रेहला के बाद उसको चीन भेज दिया गया, तांगन तिमूर के दरबार में गया और उसके दरबार में जाने के बाद उसने तुगलक वंश का प्रतिनिधित्व किया और वापस आके 23 प्रांतों को दर्शाया। 2 ऐसे प्रांत जो दिल्ली सल्तनत में नहीं थे वो थे बलूचिस्तान और कश्मीर। बलूचिस्तान और कश्मीर ऐसी 2 रियासतें थी जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं आती थी रेहला के अनुसार। ठीक है, इसके बाद देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक युद्ध और विजय को, मोहम्मद बिन तुगलक युद्ध और विजय को अपनी प्रजा से भी ऊपर मानता था, प्रजा से ऊपर मानता था। युद्ध और विजय को अपनी प्रजा से ऊपर मानता था। इसने इस्लाम धर्म को क्या किया था भाई, इस्लाम धर्म को अपनाया था, इस्लाम धर्म को अपनाया था। यही शासन का आधार था, यही शासन का आधार था, यही शासन का आधार था। इसने राजधानी परिवर्तित की, राजधानी देवगिरी को बनाया, देवगिरी को बनाया। इसका नाम दौलताबाद रखा गया। ठीक
ठीक है, दिल्ली से राजधानी इसने शिफ्ट करके दौलताबाद बना दी। यही इसका सबसे बड़ा परिवर्तन था, जो उस समय के इतिहासकारों, मंत्रियों, सेनापतियों को समझ में ही नहीं आया कि जो भी शासक होता है भाई, वो सेंट्रल दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता था। भैया ये देवगिरी कहां दक्षिण भारत पहुंच गए, देवगिरी को इसने अपनी राजधानी बना डाली, और देवगिरी का नाम दौलताबाद हो गया। तुगलकाबाद की नीति पर खुद को फॉलो करते हुए इसने दौलताबाद बनाया था। जो ये जो नीति थी, ये किसी को समझ में नहीं आई थी, है ना। इतिहासकार और उसके मंत्री ने भी को यही समझा कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो, हर शासक दिल्ली को अपने राजधानी में, लेकिन आप दिल्ली शिफ्ट करके दौलताबाद जा रहे हो। तो भाई सुल्तान, अच्छा एक बात और याद रखना, ये इतना क्रूर सुल्तान था, ये इतना क्रूर और विलक्षण सुल्तान था कि इसके दरबार में गालियां लिखी हुई चिट्ठी भेजी जाती थी। ठीक है, चिट्ठी आती थी, उनके समय गालियां लिखी होती थी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ठीक है, ये इतना क्रूर भेजता क्यों भाई, प्रजा भेजती थी ना, क्योंकि प्रजा क्यों भेजती थी, युद्ध और विजय को अपनी प्रजा से भी ऊपर मानता था। तो भाई ये ऐसा शासक था। अब आप समझ सकते हो कि कितना ये किस टाइप का शासक हो गए। इसने जो बहुत सारे काम किए, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, दोआब में करवट दी थी, राजधानी परिवर्तन किया था, खुरासान और कराची अभियान जो इसने चलाया था, उसके बारे में हम लोग थोड़ी बातें जानते हैं। देखो इसने क्या क्या किया था, दोआब में करवट दी थी, दोआब में कर वृद्धि की थी। ठीक है, अच्छा दोआब में सुनते ना, जो वो बजाओ भूमि वाला क्षेत्र होता है, उसमें टैक्स ने बढ़ा दिया था। राजधानी परिवर्तन किया था, राजधानी परिवर्तन किया। इसके बाद सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद कराची व खुरासान अभियान, कराची और खुरासान अभियान के बारे में आपको डिस्कस बताएंगे। ठीक है, अच्छा दोआब में करवट, जो ये 4 से 5 फैक्ट है बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के, ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लिए गए सबसे मतलब अजीब डिसीजन थे, किसी को समझ नहीं आता। एक तो दोआब में करवट, भाई टैक्स क्यों बढ़ा रहा, मतलब जो जनता जो परेशान थी, दोआब में करवट से राजधानी परिवर्तन। ये क्या है, राजधानी भाई दिल्ली से दौलताबाद ले जा रहे हो। देखो हर आदमी तो होता है भाई, शहर में अपना कुछ ना कुछ बनाता है। ऐसा कौन सा आदमी होगा कि जो शहर वाला सब कुछ बेच के गांव में अपना हवेली खड़ा कर ले आके, भाई गांव में भी रहनी चाहिए, शहर में रहनी चाहिए। ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा कि भाई अपना शहर से मकान सब कुछ खत्म करके अपना गांव में शिफ्ट कर ले। गांव में होना चाहिए लेकिन शहर भी होना चाहिए ना। तो भाई इसने क्या किया, राजधानी परिवर्तित कर दी, दिल्ली से दौलताबाद लगा दिया। सांकेतिक मुद्रा के आने से बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा था। तुगलक वंश के समय जो दिल्ली सल्तनत था, उस सांकेतिक मुद्रा के आने से बहुत अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी। सांकेतिक मुद्रा ठीक है, क्योंकि उस समय जो था वो चांदी का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सांकेतिक जो मुद्रा करती थी वो चांदी करती थी, तो चांदी का भाव जब बढ़ गया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, जब चांदी का भाव बढ़ा तो जितनी जनता थी, मंत्री थे, जो भी अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने चांदी को दबा दिया, भाई चांदी को स्टोर कर लिया। अब जब स्टोर कर लिया तो उसने क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि उसी के समतुल्य कांसे के सिक्के चला दिए। यही सांकेतिक मुद्रा बोली जाती है। ठीक है, कराची और खुरासान अभियान के बारे में अब आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोआब में करवट, राजधानी परिवर्तन समझ में आ गया। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा के बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। इसकी सांकेतिक मुद्रा क्या थी, सांकेतिक मुद्रा देखो लग ऐसा है कि संकेत करो थे ना कि 2 3 1, तो ऐसे संकेत करो तो मुद्रा हो, ऐसा नहीं भाई। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का मतलब था, सांकेतिक मुद्रा जो थी ये इसने मंगोल शासक और फारसी शासक, इसने सांकेतिक मुद्रा जो थी वो मंगोल शासक कुवैत खां,
मंगोल शासक कुवैत खां व फारसी शासक, मंगोल शासक कुवैत खां व फारसी शासक, एक फारसी शासक था गैताकू खां, गैताकू खां या कैताबू खां, ठीक है। फारसी शासक था कैताबू खां, मंगोल शासक कुवैत था, फारसी शासक कैताबू खां से प्रसन्न होकर सॉरी की तर्ज पर क्या है, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की तर्ज पर सांकेतिक मुद्रा चलाई, सांकेतिक मुद्रा चलाई। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा थी वो किससे प्रभावित थी, मंगोल और कुवैत, मंगोल और फारसी, मंगोल शासक और फारसी शासक दोनों से प्रभावित थे, ठीक है। चांदी का भाव बढ़ने से, चांदी का भाव बढ़ने से चांदी के स्थान पर कांसे के सिक्के चलाना, कांसे के सिक्के चलाना, ठीक है। चांदी का भाव बढ़ने से चांदी के स्थान पर कांसे के सिक्के चलाना ही सांकेतिक मुद्रा थी, ठीक है। तो ये बात समझ गए, सांकेतिक मुद्रा किससे प्रभावित थी, मंगोल और फारसी शासक से। कुवैत खां और कैताबू खां की तर्ज पर इसने ये सिक्का ये चलाया था, ठीक है। जो इसकी सांकेतिक मुद्रा थी, सांकेतिक मुद्रा किससे प्रभावित थी भाई, मंगोल और फारसी से। अब देखो, और इसने चांदी के बढ़ने से चांदी के स्थान पर कांसे के सिक्के चलाए। अब इसके बाद देखो आता है खुरासान अभियान। खुरासान अभियान जो था, खुरासान अभियान, खुरासान व कराची अभियान, खुरासान या कराची अभियान। देखो खुरासान अभियान क्या था, खुरासान अभियान की में कम से कम ये एक शासक था तरमाशी, ठीक है, तरमाशी है ना, एक शासक था तरमाशी, जिसके अगेंस्ट उन्होंने एक सेना खड़ी की थी 3,70,000। जो मोहम्मद बिन तुगलक पर खुरासान अभियान था उसमें 3,70,000 सैनिक पैदल बिल्कुल लगाए गए और उन 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम वेतन दिया गया था। वेतन पहले ही दे दिया गया था और उनको सिर्फ खड़ा किया गया था इसके पहले। तो ये खुरासान अभियान था। कराची अभियान क्या हुआ था, याद रखना, इसके जो मोहम्मद बिन तुगलक का कराची अभियान है इसकी तुलना हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा अभियान से की जाती है, ठीक है। तो अच्छा, कराची अभियान क्या था, ये कराची अभियान एक बर्फ की चोटी पे हुआ था, बहुत बर्फ के ऊपर चढ़ना था, उस समय सर्दी का मौसम था, तो उसकी जितनी सेना थी बर्फ पिघलने से मर गई थी। जो कराची अभियान था, कराची अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना बर्फ पिघलने से डरकर मर गई थी और जो बचे थे, जो सैनिक बचे थे, उनकी मृत्यु प्लेग से हो गई थी। उस समय प्लेग फैला हुआ था, तो उनकी मृत्यु प्लेग से हो गई थी, ठीक है। तो कराची अभियान किसके विरुद्ध था, तरमाशी, ठीक है, तरमाशी एक शासक था, उसके विरुद्ध यह अभियान किया गया था। खुरासान अभियान में 3,70,000 सैनिक थे, उनको अग्रिम वेतन दिया गया था और वो अभियान इसका सफल रहा था। लेकिन कराची अभियान जो था, कराची अभियान में सर्दियों के समय में यह बर्फ की चोटी के आसपास ये अभियान चलाया गया था। बर्फ पिघलने से अधिकतर सैनिकों की मृत्यु हो गई और जो सैनिक बचे थे उनकी मृत्यु प्लेग से हो गई। और कराची अभियान की तुलना हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा अभियान से की जाती है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद जो और इसने काम किए थे उसमें पहले काम यह था कि इसने मंगोल अधिकारी, मंगोल अफसरों को नौकरी दी। इसने मंगोल अफसरों को नौकरी दी, ठीक है। देवगिरी जो इसकी राजधानी थी, देवगिरी को
कुतुब इस्लाम कहा, देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम कहा, देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम कहा। ठीक है, जो राजधानी थी वो 1327 में दौलताबाद नाम रखा गया, दौलताबाद नाम रखा गया, दौलताबाद नाम रखा गया। ठीक है, धन की कमी के लिए सांकेतिक मुद्रा लाई गई, सांकेतिक मुद्रा लाई गई। ठीक है, धन की कमी के लिए सांकेतिक मुद्रा लाई गई। तो इसने मंगोल अफसरों को नौकरी दी, देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम कहा, 1327 में दौलताबाद नाम रखा गया, धन की कमी के लिए सांकेतिक मुद्रा चलाई। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ काम थे। अब इसके बाद देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद नंबर किसका आता है? फिरोज तुगलक का ना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद नंबर आता है फिरोज तुगलक का। बदायूं ने इसकी मृत्यु पर कहा था अंततः उसको प्रजा से छुटकारा मिला और प्रजा को उससे। बदायूं ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह कहा था कि अंततः उसको प्रजा से छुट्टी मिली और प्रजा को उससे छुट्टी मिली। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना, दोनों स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ एल्फिंस्टन एक इतिहासकार था, उसने ये बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर पागलपन का एक भूत था। ठीक है, पागलपन का एक भूत था या पागलपन के कुछ अंश थे, एल्फिंस्टन ने ये कहा था। ठीक है, ये सुल्तान हिंदुओं के होली और अन्य त्योहारों में भी हिस्सा लेता था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, होली व अन्य त्योहार में जाता था। मानता इस्लाम धर्म को था, लेकिन ये हिंदुओं के होली और अन्य त्योहारों में जाता था। और ये जो सांकेतिक मुद्रा थी ना, ये सांकेतिक मुद्रा किससे ली गई है? मंगोलों की ही देन है। याद रखना, मंगोलों और फारसियों की देन है। दोनों अफसर है तो मंगोल बहुत ठीक करोगे, मंगोल का इसमें ज्यादा रोल था जो सांकेतिक मुद्रा थी। ठीक है, ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक, ये संगीतकार और कवि था। यह संगीतकार और कवि था। अब पता नहीं यार, ये कवि भी था, संगीतकार भी था, तो ये इतना पागल कैसे हो सकता है? ठीक है, बहुत साइको टाइप का आदमी था उसका। ठीक है, नगर कोट पर आक्रमण के अवसर पर उसने ज्वालामुखी देवी के मंदिर को नष्ट नहीं किया था। ठीक है, जब नगर कोट पर आक्रमण किया इसने, तो नगर कोट में ज्वालामुखी देवी का मंदिर हिंदुओं का मंदिर था। ये देखो, अब यही पागलपन है। जब वैसे ही हिंदुओं को बहुत मानता था, ठीक है, हिंदू विरोधी था, लेकिन बाद में पता नहीं इसको क्या हो गया कि नगर कोट में इसने जब आक्रमण किया, तो वहां एक ज्वालामुखी देवी का मंदिर था। ज्वालामुखी देवी मंदिर पर इसने मत्था टेका था और हाथ जोड़े थे और उसको छोड़ दिया था। यही ज्वालामुखी देवी का मंदिर है जो आगे लोधी वंश में लोधी लोग इसको लूट कर इसको ले जाएंगे यहां से। और जो ज्वालामुखी देवी का मंदिर मतलब जो मूर्तियां थी उससे मांस को तौलाएंगे, लोधी वंश के साथ आगे करेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक वहां नागरकोट में इसने आक्रमण किया, लेकिन ज्वालामुखी देवी मंदिर को इसने टच नहीं किया था, कुछ भी उसको नहीं टच किया था। ठीक है, इसने उस्र और जकात, इसने सिर्फ दो कर लगाया, याद रखना, इसने उस्र और जकात को छोड़कर सभी कर माफ कर दिए। उस्र और जकात को छोड़कर सभी कर माफ कर दिए। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति ली थी। मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति ली थी। मतलब स्वीकृति क्या है कि सुल्तान बनने की,
सुल्तान बनेगी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक हम लोग का यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिरोज तुगलक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना